दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समय प्राइम टाइम का। तो प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे उनमें मुख्य है कि आज नूह हिंसा के अंदर मारे गए अभिषेक के घर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। यानी कि पानीपत में उस युवक के घर लगभग 1 महीने बाद मुख्यमंत्री ने दस्तक दी जो नूह की हिंसा के अंदर शहीद हो गया था या मारा गया था। इसके साथ साथ आपसे बात करेंगे मोनू मानेसर की, जिस पर आरोप लगा था कि नूह हिंसा के पीछे कहीं ना कहीं मोनू मानेसर का वीडियो था। उस मोनू मानेसर को आज नूह की क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अदालत में पेश किया। अदालत ने उनको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा, लेकिन वहाँ से उसको राजस्थान पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर ले गई। बात आपसे करेंगे हरियाणा के किसानों की भी, बात इंडियन नेशनल लोकदल की उस रैली की भी होगी जो कैथल में चौधरी देवीलाल की जयंती पर होने वाली है। बात हरियाणा कांग्रेस की भी करेंगे और बात देश की सनातन सियासत पर भी करेंगे। बात ड्रेस कोड की भी होगी जो लोकतंत्र के मंदिर में अब पहनना अनिवार्य होगा। तो सबसे पहले नज़र दिन भर की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में आसमानी आफत, 24 घंटे में 19 लोगों की मौत। लखनऊ समेत कई शहरों में हालात बहुत बदतर हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, दंतेवाड़ा में बीजेपी की परिवहन यात्रा को दिखाई हरी झंडी। सनातन बना सियासी संग्राम, डीएम के मंत्री ने विपक्षी गठबंधन को बताया सनातन विरोधी। सनातन पर सियासी पारा हाई, रविशंकर बोले डीएमके के मंत्री के बयान पर सोनिया और राहुल आखिर खामोश क्यों हैं। सनातन विरोधियों को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की ललकार, आंख निकालने की धमकी दी है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का बड़ा बयान, कहा जल्द होगा भारत में पीओके का विलय। और वित्त मंत्री को नितिन गडकरी का प्रस्ताव, डीजल वाहनों पर 10% अतिरिक्त जीएसटी लगाने की मांग। तो चलिए अब शुरू करते हैं उन खबरों पर चर्चा जो प्राइम टाइम का हिस्सा हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पानीपत पहुंचे। पानीपत में वे अभिषेक चौहान के घर गए। अभिषेक चौहान वो लड़का जो नूह की हिंसा में मारा गया था ब्रजमंडल यात्रा के दौरान। मुख्यमंत्री ने अभिषेक के परिवार वालों से मुलाकात की, उनको सांत्वना दी और इसके साथ कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने परिवार वालों को आर्थिक मदद मिल सके इसके लिए परिवार के किसी भी एक सदस्य को नियमों के मुताबिक टेस्ट पास करने के बाद सरकारी नौकरी देने के लिए भी कहा। आपको बता दें कि अभिषेक चौहान बजरंग दल के कार्यकर्ता थे और वे पहली बार उस यात्रा में शामिल हुए थे जो जलाभिषेक यात्रा निकलती है, ब्रजमंडल यात्रा। नूह के अंदर 30 जुलाई को जो वारदात हुई थी उसके अंदर अभिषेक मारे गए थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये दौरा सार्वजनिक नहीं किया गया था। गौरतलब है कि जब अभिषेक की हत्या हुई थी तब शिवसेना ने निशाना साधते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के पास क्या इतना भी समय नहीं है कि ये यात्रा में शहीद हुए बेटे के घर जाकर उसको श्रद्धांजलि दे सकें, उसको आर्थिक मदद दे सकें। खैर, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल अभिषेक के घर वालों से मिलने पहुंचे। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को भी गिरफ्तार कर लिया है। मोनू मानेसर पर नूह की हिंसा भड़काने का आरोप था। आरोप ये लगा था कि नूह में जो हिंसा भड़की उसके पीछे कहीं मोनू मानेसर का वो वीडियो भी था जिसमें उसने कहा था कि वो ब्रजमंडल यात्रा में आ रहा है। पुलिस ने उसको पेश किया अदालत में। अदालत में पेश करने पर पुलिस ने तो हालांकि उनके रिमांड की मांग की थी मोनू मानेसर के, लेकिन अदालत ने उसको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मोनू मानेसर पर भिवानी में नासिर और जुनैद के हत्याकांड में शामिल होने का भी आरोप है, जिसमें उसकी राजस्थान के अंदर उसके खिलाफ मामला दर्ज है। अब मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश करने के बाद उसको अब राजस्थान पुलिस अपने साथ ले गई है और सोशल मीडिया पर मोनू मानेसर का एक वो वीडियो, एक वो फ़ोटो वायरल हुआ है जो उसकी गिरफ्तारी के बाद का है, जिसके अंदर वो गुमसुम सा फर्श पर बैठा हुआ है। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी वहीं हुई है जहां वो अपने घर के पास बाजार में था और कहा जा रहा था कि मोनू मानेसर फरार था। खैर, मोनू मानेसर के बारे में आपको ये बताएं कि वो हिंसा का आरोपी था या नहीं था, लेकिन ये बात ज़रूर थी कि मोनू मानेसर को लेकर के कहीं प्रदेश सरकार की किरकिरी भी होती थी कि क्या प्रदेश की पुलिस और प्रदेश सरकार उसको आश्रय दे रही है। लेकिन हरियाणा पुलिस ने ये दिखा दिया कि वो किसी भी मामले में किसी भी अपराधी को आश्रय नहीं देती।
उसकी जो जगह होती है वहाँ पहुँचा देती है। खैर, अब बात करते हैं प्रदेश के दानदाताओं की, प्रदेश के किसानों की। किसान महापंचायत कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच प्रदेश में 20 सितंबर से बाजरा और 25 सितंबर से धान की खरीद के लिए सरकार ने केंद्र से अनुमति मांगी है। वहीं दूसरी तरफ किसानों ने 15 सितंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से 1 अक्टूबर से धान और बाजरा की खरीद शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन किसानों की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार से पहले ही प्रदेश सरकार ने खरीद शुरू करने की बात की है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि इस बार धान की खरीद करने का लक्ष्य 60 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। इस खरीफ फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर की जाएगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए हैं कि इस बार धान की बिक्री को मंडियों के पास ही किया जाए और मंडियों के पास अग्निशमक वाहनों की तैनाती भी हो। इसके साथ साथ खरीफ मार्केटिंग सीजन में फसलों की खरीद के लिए मंडियों में उचित प्रबंध भी किए जाएंगे। अब बात प्रदेश की सियासत की, जहां सभी राजनीतिक दल आने वाले चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, चाहे वो सत्तारूढ़ बीजेपी है, चाहे वो विपक्षी कांग्रेस है। लेकिन इसके साथ साथ इंडियन नेशनल लोकदल भी 2024 के रण को जीतने के लिए पूरे दमखम के साथ मैदान में है। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला भी अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए इस बार पूरा दमखम लगा रहे हैं। अभी हाल ही में इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय चौटाला ने हरियाणा के अंदर परिवर्तन यात्रा की, पदयात्रा की और चलते चलते आधे से ज़्यादा हरियाणा को नाप लिया। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता चौधरी देवीलाल की जयंती पर एक रैली आयोजित करने जा रही है इंडियन नेशनल लोकदल, और इस रैली को जो 25 सितंबर को कैथल में होनी है, इसे लेकर अभय चौटाला पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं। वे पार्टी कार्यकर्ताओं से इस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने की अपील भी कर रहे हैं। इसके साथ ही अभय चौटाला ने इस रैली में इंडिया अलायंस के कई बड़े नेताओं को भी निमंत्रण भेजा है। आइए इस रैली को लेकर अभय चौटाला ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। हमने जितने नेताओं को निमंत्रण दिया उनमें से 80% लोगों की तरफ से हमें कंसेंट आ गई कि हम लोग आ रहे हैं। हमारे पास नीतीश कुमार जी आएंगे, लालू प्रसाद यादव जी आएंगे, सीताराम येचुरी आएंगे, सतपाल मलिक जी आएंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आएंगे, सुखबीर बादल आएंगे, उसके अलावा तेजस्वी यादव आएंगे और जयंत चौधरी आएंगे, हनुमान बेनीवाल आएगा। उसके साथ साथ 13 तारीख को मैं शरद पवार साहब से मिलूंगा, मुझे उम्मीद है वो भी आएंगे। उद्धव ठाकरे आएंगे, ममता बनर्जी स्वयं नहीं आएंगी, लेकिन उनकी पार्टी के जो राज्यसभा के लीडर हैं वो आएंगे। गौरतलब है कि इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल की जयंती पर कैथल में एक बड़ी रैली करने जा रहा है। बहरहाल इनेलो इस रैली के जरिए अपनी सियासी जमीन को वापस पाने में सफल होता है या नहीं, ये तो उसकी रैली में आई भीड़ से मालूम होगा। लेकिन लग रहा है कि कांग्रेस की आपसी गुटबाजी कहीं उसकी सियासी जमीन को हिला ना दे, कहीं खिसका ना दे। प्रदेश कांग्रेस संगठन में लेकर जिलों में हो रहे विरोध पर एसआरके गुट यानी कि रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी गुट को दीपक बावरिया ने 2 टूक कह दिया है कि वे जिन राज्यों में जाते हैं तो क्या स्थानीय नेताओं के मुताबिक काम करवाते हैं। दीपक बावरिया ने कहा है कि यदि उन्हें मेरे किसी फैसले पर कोई आपत्ति थी तो वे मुझसे मिल सकते थे और उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि लगभग 9.5 साल से जिस चीज़ का इंतजार था, वही हरियाणा कांग्रेस के संगठन का खाका दिल्ली में तैयार हो रहा है। खबरें हैं कि जिला अध्यक्ष के नाम पर 2-2 लिस्ट बावरिया के पास पहुंची हैं। वहीं 13 सितंबर तक सभी रिपोर्ट्स पार्टी प्रभारी के पास पहुंच जाएंगी और उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सलाह मशविरा के बाद लिस्टों पर फैसला भी होगा। 22 जिलों में 33 जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान होने की उम्मीद है। उम्मीद है कि 20 सितंबर तक जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी हो जाएगी। गौरतलब है कि हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है, वहीं पर हरियाणा प्रदेश की चर्चा भी होगी। और वैसे भी राहुल गांधी ने दीपक बावरिया को जो हरियाणा प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है वो किसी सोच के साथ दी होगी। बहरहाल कांग्रेस की मुश्किलें प्रदेश में कम होंगी या नहीं होंगी ये तो समय बताएगा, लेकिन देश की सियासत भी मुश्किलों से कम नहीं है,
क्योंकि उसने चुप्पी साध रखी है। जब चुनाव आते हैं तो नेताओं की जुबान फिसलती रहती है और यह फिसलती जुबान चुनाव के परिणाम में अपना रंग दिखाती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने जब से सनातन धर्म पर बयान दिया है, यानी कि सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां बताया है और इसे मिटाने की बात कही है, तब से ही उनके बयान पर बवाल मचा हुआ है। सियासत पूरी तरह गर्म है। हालांकि कांग्रेस तो चुप है, कांग्रेस ने चुप्पी साधी हुई है। अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उदयनिधि पर पलटवार करते हुए ये कहा है कि सनातन विरोधियों की जुबान खींच ली जाएगी और उनकी आंखें निकाल दी जाएंगी। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ने भी उदयनिधि को आड़े हाथों लिया है। साध्वी प्रज्ञा ने तो ये भी कहा है कि जिसने सनातन को कुष्ठ रोग और मलेरिया डेंगू जैसी बात कही है, उसको खुद इन रोगों का सुख भोगने का इंतज़ार करना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना ये कि इस प्रकार के सब रोग उनको लग जाएं। ये एक साध्वी की बद्दुआ है। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कहते हैं कि सनातन हिंदू धर्म मुगल नहीं मिटा पाए, अंग्रेज नहीं मिटा पाए, तो कांग्रेस की औकात क्या है कि वो सनातन धर्म का अपमान कर ले। इन्हें हिंदू धर्म का अपमान करके बाकी वोट खुद की तरफ लेना है, इसलिए हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। वहीं तमिलनाडु सरकार में डीएमके मंत्री पोनमुडी ने इंडिया गठबंधन को सनातन विरोधी बताते हुए कहा है कि इसका गठन समानता की स्थापना है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। पोनमुडी का कहना है कि गठबंधन इंडिया बाकी बातों पर तो मतभेद हो सकता है, लेकिन सनातन विरोध पर कोई मतभेद नहीं है। तो एक बड़ी खबर दोस्तों ये है कि भारत का नया संसद भवन बनकर तैयार है। भारत के नए संसद भवन को भारत के नए प्रतीक के तौर पर बताया जा रहा है। कई बदलावों के साथ इस नए संसद भवन में एक बदलाव और देखने को मिलेगा। वह होगा नए भवन में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों को एक ड्रेस कोड रहेगा। इन कर्मचारियों की ड्रेस पारंपरिक भारतीय परिधान की होगी। महिला कर्मचारियों को नई डिजाइन की साड़ियां मिलेंगी, जबकि पुरुष कर्मचारियों के लिए भी नई ड्रेस कोड का चयन किया गया है। खबरों के मुताबिक नए संसद भवन में मार्शल सफारी सूट की जगह क्रीम रंग का कुर्ता और पाजामा पहनेंगे। वहीं अधिकारियों को क्रीम रंग वाली शर्ट पहननी होगी जिस पर गुलाबी कमल के फूल का प्रिंट अंकित होगा। इन कर्मचारियों को शर्ट के ऊपर मैरून स्लीवलेस जैकेट भी पहननी होगी और नीचे खाकी रंग की पतलून होगी। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया था, उसी समय इस नए परिधान को पहनने का भी निर्णय लिया गया था, लेकिन कुछ कारणों से इसमें देरी हुई है। अब 18 सितंबर को जब संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, सत्र पुराने भवन में शुरू होगा, लेकिन उसके अगले दिन संसदीय कार्यवाही नए संसद भवन से चलेगी। हालांकि आपको याद होगा कि जब G20 के लोगों के लिए कमल का फूल को शामिल किया गया था तो बवाल मचा था, और अब कर्मचारियों के परिधान पर कमल का फूल अंकित करने को लेकर विवाद खड़ा होना लाजमी है, क्योंकि यह सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी का चुनाव निशान है। हालांकि विकल्प के तौर पर इसे भारतीय परंपरा का प्रतीक भी माना जाता है। तो मान लिया जाए जो नया संसद भवन बनकर तैयार है, जिसके अंदर पहली बार संसद की बैठक होगी, संसदीय कार्रवाई चलेगी, तो उसके अंदर एक विवाद तो उठना तय है कि आखिर कर्मचारियों के कपड़ों पर कमल क्यों। वैसे आपको बता दें कि देश के अंदर कमल की अलग पहचान है। चाहे ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान तो हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा एक कहावत भी कही जाती है कि कीचड़ में कमल खिलता है। तो चलिए आज के प्राइम टाइम में इतना ही, दीजिए इजाज़त। कल फिर आपसे मिलेंगे कुछ उन खबरों के साथ, कुछ उन मुद्दों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।